गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ सिलेबस पे अपनी पकड़ चल रही होगी बराबर और कोशिश आप कर रहे होंगे अपने सिलेबस को निपटाने की। और कुछ बच्चों ने रिवीजन भी चालू कर दिया है। अभी फ़िलहाल ऑफलाइन गाइडलाइन के लिए, ऑफलाइन क्लासेस के लिए बराबर बच्चे आ रहे हैं प्रेरणा स्कूल 3 से 5। आप भी आ सकते हैं या इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और क्वेरीज हो तो वो भी जान सकते हैं बच्चों। डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर चल रहा था और डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर कल हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया था। और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि डी ब्लॉक में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, जो देखनी है। आज हम लोग बात कर रहे हैं डी ब्लॉक के अंदर इंट्रोडक्शन के बाद में सेकंड पॉइंट जो हमारे पास में आता है वो आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 to 10 ns12। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो n-1 कक्षा में प्रवेश करता है। अगर हम लोग 3D सीरीज की बात करें, 3D सीरीज की बात करें, प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें, 3D श्रेणी की बात करें हम लोग, तो आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट थे उसमें? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। सबको मालूम है आपको इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखिए बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन के लिए जनरली बात करें तो ये आर्गन से शुरू होता है और आर्गन आपको पता है 18 नंबर पे होता है और ये हो गया आपका 4s2। इतना तो आप सबको याद करना ही करना है। 18 और 2 20 से तो रट्टा मार लेना, घोट लेना, कुछ भी कर लेना आप। AR 4s2 21 है तो 3D1 22 है तो AR तो आएगा ही, 4s2 आएगा ही, 3D2। वेनेडियम की बात करें, इसको थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं, 5-5 लिख लेंगे, आसानी हो जाएगी। ये था हमारे पास में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। नंबर हो गया आपका 21, 22, 23, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ये जो मैंने बताया, आपको याद रखना है। AR 18 होता है और 4s2 20 होता है। अब D में चलने देना है आपका, 21 है तो 3D1, 22 है तो वही AR 4s2 20 हो गया, 3D2। ये हो गया आपका AR 4s2 3D3, 23 है ना भाई। ये हो गया आपका AR 4s2
3d4 और ये हो गया आपका AR 4s2 3d5। फिर यहाँ इसकी बात कर रहे हैं 26 है ना, तो AR 4s2 3d6, इसकी बात कर रहे हैं AR 4s2 3d7, 27 का 7 हो गया, ये हो गया AR 4s2 3d8, 28 का 8 हो गया AR 4s2 3d9 और ये हो गया आपका AR 4s2 3d10। लेकिन क्या होता है बच्चों, ये दो खास एलिमेंट का ध्यान आपको रखना है और ये पूछा जाता है कंपटीशन में। क्रोमियम में डी बोलता है एस से कि भैया यार तू अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अपना पार पड़ जाएगी। बोले कैसे? बोले तू 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मेरे पास में 5 हो जाएंगे, मैं हाफ फील्ड हो जाऊंगा, और तेरे पास 1 हो जाएगा तो तू भी हाफ फील्ड हो जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ 4s2 3d4 होने की जगह कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। और यहाँ बात करें इसके अंदर क्या होता है, ये इसको बोलता है भाई 1 तो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 10 हो जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 1, तो ये होता है 4s1 3d10। तो ये स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है, याद रखेंगे आप लोग, लिख लीजिए एक बार इसको। बस यही चेंज है, ध्यान रखना। 3D सीरीज के अंदर क्रोमियम और कॉपर में ही चेंज है। यहाँ 2 और 4 होना चाहिए था, नहीं होता है। 1 और 5 होता है, या 2 और 9 होना चाहिए, नहीं होता है। मतलब यहाँ कभी 4 नहीं आएगा, यहाँ कभी 9 नहीं आएगा। जब भी 4 आएगा 1 इलेक्ट्रॉन इधर से चुरा लेना, ये जब इधर 9 आएगा 1 इलेक्ट्रॉन इधर से चुरा लेना। बात समझ में आ गई? चुराना तो गलत बात है, उधार ले लेना ज़्यादा अच्छी बात है ना। समझ में आ गया भाई? एथिकली गलत बात है, ठीक है ना, सही बात नहीं है। चुराना तो ले लेता है, उधारी है, ठीक है। अब यहाँ ऐसा क्यों होता है सब, तो ये लिखना जरूरी है। तो आप लिखेंगे इसके नीचे नोट, इसके नीचे नोट लिख लेंगे। 500 का भैया नया वाला नोट लिख देंगे हम लोग। कॉपर तथा क्रोमियम या क्रोमियम तथा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम तथा कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन, क्रोमियम तथा कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन इनके अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारण होता है। अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारण होता है। लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे the configuration of chromium and copper, the configuration of chromium and copper, the configuration of chromium and copper due to half filled and fully filled electronic configuration, half filled and fully filled electronic configuration। Are you getting or not? तो बच्चों ये था हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरली पूछ लिया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर 1 और 2 का मतलब इसी कॉपर और क्रोमियम के लिए ही आया है, उम्मीद आप याद रख लेंगे। हम लोगों ने पी ब्लॉक के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए था। उसके बाद में सेकंड पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा था परमाणु आकार। तो हेडिंग लिखेंगे परमाणु आकार, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज की डेफिनेशन मुझे यहाँ लिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं एटॉमिक साइज होता क्या है। मैंने बताया था एटॉमिक साइज होता है द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इज नॉन एज एटॉमिक साइज। नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच की जो दूरी होती है उसी को ही हम लोग कहते हैं परमाणु आकार, यही तो कहते हैं हम लोग। लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है कि परमाणु आकार की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हमारे पास में, अगली हेडिंग आ गई हमारे पास में एटॉमिक साइज। और तो बच्चों एटॉमिक साइज या परमाणु आकार की बात मैं करूं तो आप सब जानते हैं इस बात को, इसमें बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि भैया हमारे पास में जो डी ब्लॉक है उसके अंदर हमारे पास में 3D है, 4D है,
5D। आप कहेंगे गुरुजी 6D बिल्कुल होता है, वो अभी इनकम्प्लीट है। 3 के बारे में ज़्यादा बात करते हैं तो 3D, 4D और 5D। 3D के बारे में आपको मालूम है, यह आ जाएगा स्कैंडियम से जिंक तक, यह आ जाएगा यट्रियम से, यट्रियम से कहाँ तक आ जाएगा बताओ, कैडमियम तक, और यह आ जाएगा आपका लैंथेनम से आपका Hg तक। खास बात यह है, ये मैं आपको पी ब्लॉक में बता चुका हूं कि जैसे जैसे हम लोग अप टू डाउन चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो आपको पता है नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती जाती है भैया? नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाती है। जैसे जैसे नीचे चलेंगे नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाएगी, मैं आपको बता चुका हूं। इसलिए परमाणु आकार भी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन जब देखा गया, नोटिफिकेशन किया गया, तो जो 4D एलिमेंट है उनके तत्वों का आकार लगभग बराबर होता है 5D के। द साइज ऑफ 4D एलिमेंट्स इज इक्वल टू 5D, क्योंकि 4D और 5D के बीच में जब हम लोग चलते हैं, 4D और 5D से हम लोग जब चलते हैं, तो इसके बीच में हमारे पास में आता है 4F, 4D, 4F और फिर 5D आता है। ये 4F जो होता है बच्चों, इसके अंदर F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मतलब 14 एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। तो जब आपको पता है कि एलिमेंट एक कक्षा के अंदर आएंगे तो क्या होता है, ये आपको मैंने प्रभावी नाभिकीय आवेश या इसके अंदर मैंने आपको बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक चीज आपको मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं बता दूं, अगर 14 इलेक्ट्रॉन 4F में चले जाते हैं, मान लीजिए मेरे पास में ये जो शेल है मेरे पास में ये 4D है, ठीक है। उसके बाद में ये जो मेरे पास में शेल है, ये मेरे पास में 4F है, और ये वाली मेरे पास में जो शेल है ये मेरे पास में है आपकी 5D। यहाँ 4F में जब 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप मुझे बताइए 14 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, अभी लिखना नहीं है, समझना है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो यहाँ प्लस पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है क्या भैया? तो बताओ क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा क्या? आकर्षण बल काम नहीं करेगा कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिल करके इसको अप्रोच करते हैं, किसको? न्यूक्लियस को, और इसी को कहते हैं हम लोग प्रभावी नाभिकीय आवेश। के नाभिक पर जो आवेश लग रहा है, न्यूक्लियस पर जो इफेक्ट लग रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है भैया? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। लेंथेनॉइड संकुचन ही को कहा, क्योंकि ये बात आती है 5D लेंथेनम के बाद में, लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। बात समझ में आई या नहीं है आपको? बोलो। तो हम लोग परमाणु आकार को लिखेंगे बच्चों, और परमाणु आकार में हम लोग 2 बातें लिखने वाले हैं, 2 चीजें लिखने वाले हैं। एक ये है कि जब अप टू डाउन चलते हैं तो साइज बढ़ता है, क्योंकि कक्षाएं बढ़ती हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती हैं, लेकिन 4D 5D के इक्वल होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और फिर हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। समझ में आ गया आपको? तो लिखेंगे आप लोग परमाणु आकार, एटॉमिक साइज लिखेंगे इसके अंदर। डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर, डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु आकार बढ़ता है। डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर, डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। इन डी ऑर्बिटल, इन डी ब्लॉक, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, इन डी ब्लॉक ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, साइज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल, बट हिंदी में लिखेंगे परंतु 4D तथा 5D
परंतु 4D तथा 5D श्रेणी के तत्वों का आकार, परंतु 4D एवं 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग बराबर होता है, but the size of series of 4D and 5D elements are approx equal due to lengthenoid contraction, परंतु 4D तथा 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग बराबर होता है। ऐसा लेंथेनाइड संकुचन के कारण होता है। ऐसा लेंथेनाइड संकुचन के कारण होता है। समझ में आ गया आपको। अब लिखेंगे इसके अंदर लेंथेनाइड संकुचन, नीचे सब हेडिंग डालेंगे, इसके नीचे हेडिंग डालेंगे लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लिख लिया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके बारे में लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 4D तथा 5D के मध्य 4F कक्षक पाया जाता है। 4D तथा 5D के मध्य 4F कक्षक पाया जाता है, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, तथा बाह्यतम कक्षा सिकुड़ जाती है। इस घटना को लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। लिख लिया आप लोगों ने, बोलिए। आप लिखेंगे हिंदी में वाले between 4D and 5D, the elements of 4f orbital are found. The element of 4f orbital are found. So 14 electron enter into 4f orbital. 14 electron enter into 4f orbital, and due to this the value of effective nuclear charge are increased. So the outermost shell of atom slightly contract. This phenomena is known as lanthanoid contraction. This phenomena is known as lanthanoid contraction. समझ में आ गया बच्चों लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि भैया 4D और 5D के बीच में 4F एलिमेंट होते हैं, जिससे 14 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एंटर करते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, हल्की सी श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो परमाणु आकार या एटॉमिक साइज में दो ही चीज आती हैं। एटॉमिक साइज इक्वल क्यों होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। दोनों चीजें पूछी जाती हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, अगला टॉपिक लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। अगला टॉपिक हमारे पास में आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। नेक्स्ट लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हमारे पास में, थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट,
ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बच्चों अगर बात की जाए आपसे, तो मैं आपको पी ब्लॉक में पूरी डिटेल से बताया था कैसे शो करते हैं, लेकिन यहाँ काम की बात यह है कि आपको पता है डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या बताया था इसका मतलब, परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। यही चीज इनको तो इसी वजह से उनको संक्रमण तत्व ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं हम लोग। लेकिन दो तीन बातें जो इसमें याद रखनी है आपको, एक तो जिंक, कैडमियम और मरकरी ऐसे एलिमेंट हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट परिवर्तनशील संयोजकता नहीं दर्शाते हैं ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारण ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात, डी ब्लॉक के अंदर प्रथम संक्रमण श्रेणी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में केवल क्रोमियम और कॉपर एक ऐसे एलिमेंट हैं जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात इसके अंदर ये है बच्चों, जो दूसरी बात इसके अंदर ये है आपकी कि Mn एक ऐसा एलिमेंट है जो +2 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपका काम है। समझ में आ गया आपको? तो लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लिखेंगे इसके अंदर डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः +2 एवं +3, डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः +2 एवं +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः +2 एवं +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। The element of d orbital shows generally +2 and +3. The element of d orbital shows +2 and +3 oxidation state. +2 and +3 oxidation state, but manganese show maximum type of oxidation state, but manganese show maximum type of oxidation state. मैक्सिमम टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखेंगे, ये लिख लेंगे आगे हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। परंतु मैग्नीज सर्वाधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। परंतु मैग्नीज सर्वाधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। ब्रैकेट में लिख देंगे +2 +3 +5 और +7 सर्वाधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। लिख लिया। अगली लाइन में लिखेंगे, अगला स्टार बना के लिखेंगे। पहला तो स्टार ही हो गया आपका +2 +3 वाला, फिर तीसरा अगला स्टार बना के लिखेंगे। इसके अंदर अगला स्टार बना के लिखेंगे जिंक कैडमियम तथा मरकरी परिवर्तनशील संयोजकता नहीं दर्शाते हैं। जिंक कैडमियम तथा मरकरी ZnCd एवं Hg जिंक कैडमियम तथा मरकरी परिवर्तनशील संयोजकता नहीं दर्शाते हैं क्योंकि इनमें पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व पाया जाता है। पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व पाया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बच्चों,
स्टार बना के लिखेंगे बट जिंक कैडमियम एंड मर्करी, बट जिंक कैडमियम एंड मर्करी, बट जिंक कैडमियम एंड मर्करी डज नॉट शो, डू नॉट शो, जिंक कैडमियम मर्करी डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ fully filled इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ गई बच्चों? तो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जिंक, कैडमियम और मर्करी क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं। अगला स्टार बना के लिखेंगे, अगला स्टार बना के लिखेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी में, प्रथम संक्रमण श्रेणी में, प्रथम संक्रमण श्रेणी ब्रैकेट में लिख देंगे 3D, प्रथम संक्रमण श्रेणी ब्रैकेट में 3D में क्रोमियम तथा कॉपर +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अगला स्टार इंग्लिश में वाले लिखेंगे बट इन फर्स्ट ट्रांजिशनल सीरीज, बट इन फर्स्ट ट्रांजिशनल सीरीज ब्रैकेट में 3D chromium and copper shows +1 oxidation state, show +1 oxidation state। तो बच्चों ये बात थी ऑक्सीडेशन स्टेट की, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको याद रखना है। बोलिए क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। आगे लिखेंगे उप से आगे लिखेंगे रंग, कलर। अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास में आती है वो आता है कलर। तो हेडिंग लिखेंगे कलर, कलर इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं कलर की, रंग की बात कर रहे हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर क्यों शो करते हैं? आपको पता है कि जब मैंने आपको ये बताया था, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो डी ऑर्बिटल आपका होता है, डी कक्षक जो होता है आपका, जिसको आप कहते हो DXY, DYZ, DZX, DX² SY² और DZ²। लिखना नहीं है, सुनना है। मैं कलर के बारे में आपको बताना चाहता हूं बच्चों। आपको मालूम है कि इसके बारे में बात है और वॉन ब्लैक ने CFT दी थी, और CFT के अकॉर्डिंग ये जो डी ऑर्बिटल है आपका, ये दो पार्ट में टूट जाता है। एक लो एनर्जी पार्ट होता है जिसको आप लोग कहते हैं T2G, और एक हाई एनर्जी पार्ट होता है जिसको आप लोग बोलते हैं EG। एक T2G होता है और एक EG होता है, ये आप जानते हैं। और बच्चों, जब आप इन दोनों को, जब T2G आप जब इसको एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बच्चों, आप एनर्जी देते हैं, तो यहाँ T2G से इलेक्ट्रॉन जंप करके EG में आ जाता है। और जब T2G से EG में कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, जब T2G से EG में कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, तो इस दौरान ये कुछ वेवलेंथ, कुछ तरंग दैर्ध्य अवशोषित करता है और उसका पूरक रंग दर्शाता है। इस पूरक रंग के बारे में भी मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बताया था, माफी बताता हूं, वो था VB ग्योर। अगर वो वॉयलेट कलर को ऑब्जर्व करेगा तो येलो शो करेगा, ग्रीन को ऑब्जर्व करेगा, रेड शो करेगा, ब्लू को ऑब्जर्व करेगा, ऑरेंज शो करेगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो एक्चुअल में बेसिकली कलर शो क्यों करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों। तो कलर का सिंपल सा तरीका है कि जब ये पूरा डी का हिस्सा है, ये पूरा डी है, डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल ही दो पार्ट में टूट रहा है, इसको T2G, इसको EG। तो जब इस डी से इस डी में ही जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं DD संक्रमण। क्या बोलते हैं भैया? DD संक्रमण या DD ट्रांजिशन।
तो सबसे जब भी कलर का क्वेश्चन आएगा तो आप रीजन जो लिखोगे वो लिखोगे डी डी ट्रांजिशन, द एलिमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स शोज कलर ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। डी ब्लॉक के तत्व रंग दर्शाते हैं कारण डी डी संक्रमण। और डी डी संक्रमण क्या है भैया, क्या आपको पता था? डी एक परिवार था और डी के परिवार के अंदर क्या हुआ, डी का परिवार टूट गया, दो हिस्से हो गए। एक तीन भाइयों ने एक ग्रुप बना लिया, दो भाइयों ने एक ग्रुप बना लिया, तीन भाइयों ग्रुप को कहा T2G और दो भाइयों के ग्रुप को कहा EG, और यहां से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया और EG में चला गया। जब ये पार्टी का आदमी उस पार्टी में जाता है तो डी से डी में जाना ही संक्रमण कहलाता है, डी डी संक्रमण, और इसी से वो कलर शो करता है। यह एक बात और बताना चाहूंगा बच्चों में आपको, और वो ये है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, कलर उतना डार्क होता जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया स्कैंडियम के अंदर D1 था, ठीक है, टाइटेनियम में D2 था, ठीक है, वेनेडियम में D3 था, क्रोमियम में D5 था। तो इलेक्ट्रॉन पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। मतलब अगर मैं मैग्नीज तक की बात करता जाऊं तो मैग्नीज में भी तो D5 ही था। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आप देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं क्या, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों आप लोग, जब हम लोग स्कैंडियम से मैग्नीज तक चलते हैं तो कलर डार्क होता जाता है। और कलर डार्क होता है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। 25 तक बढ़ेंगे, 21, 22, 23, 24, 25। लेकिन जैसे मैं Fe पर पहुंचूंगा तो 26वां यहां आ जाएगा, ठीक है, 27वां यहां आ जाएगा, 28वां यहां आ जाएगा, 29वां यहां आ जाएगा, 29वां यहां आ जाएगा और 30वां यहां आ जाएगा। मतलब 25 के बाद में 26 से लेकर के और कॉपर और जिंक तक चलते चलते कलर हल्का हल्का और हल्का होता जाता है, और जिंक तक आते आते कलर गायब हो जाता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जो जिंक का क्रिस्टल होता है वो कलरलेस होता है। ये बात पूछा जाता है, द क्रिस्टल ऑफ जिंक इज कलरलेस। वाई? आप लिखोगे ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देयर इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, so it does not shows any color। समझ में आई बात? आपको नहीं आई तो दो चीजें मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा। पहला, ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो रंग दर्शाते हैं, उसका कारण है डीडी संक्रमण। दूसरी बात मैं लिखवाऊंगा इसके अंदर आपको कि डीडी संक्रमण के बाद में मैं लिखवाऊंगा आपको कि जब स्कैंडियम से मैग्नीज तक चलते हैं तो कलर डार्क होता जाता है, जबकि फेरस से जिंक तक कलर हल्का होता जाता है। और तीसरी बात मैं बताऊंगा कि जिंक एक रंगहीन धातु है। रीजन इसका लिखाऊंगा क्योंकि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ये तीन चीजें हम लोग बच्चों लिखेंगे। ये डायग्राम मैं आपको बनवा चुका हूँ, डीडी ट्रांजिशन पूरा पढ़ा चुका हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, वहीं से इसको नोट कर सकते हैं। वैसे जो चीज आएगी डी ब्लॉक से वही मैं आपको लिखा रहा हूँ, तो इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं। और आपको इसको पूरा करना है तो फिर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से उसको कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और फिर डायग्राम मैं आपके लिए बना दूंगा एक सुंदर सा, ताकि आपका काम चल जाए। लिखे इसको हम लोग, चलिए लिखिए इसके अंदर डी ब्लॉक के तत्व डीडी संक्रमण के कारण, डी ब्लॉक के तत्व डीडी संक्रमण के कारण रंग दर्शाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व डीडी संक्रमण के कारण डीडी संक्रमण के कारण रंग दर्शाते हैं। द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक शोज कलर, द एलिमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल शो कलर। आर्यन, अब धीरे धीरे बोल रहा हूं इंग्लिश में। आर्यन बोलता सर आप इंग्लिश तो बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते हो, तो आर्यन ये धीरे धीरे स्लो बोल रहा हूं भाई, अब सुन लेना। द एलिमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल शो कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। आगे लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, आगे कंटिन्यू करेंगे।
अर्थात डी कक्षक में पाए जाने वाले, अर्थात डी कक्षक में पाए जाने वाले, अर्थात डी कक्षक में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अर्थात डी कक्षक में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अर्थात डी कक्षक में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अर्थात डी कक्षक में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके, ऊर्जा ग्रहण करके, ऊर्जा ग्रहण करके T2G कक्षक से, ऊर्जा ग्रहण करके T2G कक्षक से, T2G कक्षक से, T2G कक्षक से EG कक्षक में चले जाते हैं, T2G कक्षक से EG कक्षक में चले जाते हैं, T2G कक्षक से EG कक्षक में चले जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल, अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल जंप फ्रॉम T2G to EG orbitals and shows supplementary color, और पूरक रंग दर्शाते हैं, और पूरक रंग दर्शाते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, ये एनर्जी जंप की और यहाँ चला गया, ये बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको नीचे लिख सकते हैं डायग्राम डी ट्रांजिशन, चित्र डी संक्रमण, ठीक है। और सप्लीमेंट्री कलर के लिए वो साइड में चाहे तो बना सकते हैं, ये आपने कोऑर्डिनेशन में भी बनाया है। ये इलेक्ट्रॉन है सिंगल, बना लिया, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ये लीजिए। अगला स्टार बना, कलर में चल रहे हैं, कलर में ही चल रहे हैं। अगला स्टार बना के लिखेंगे कलर के अंदर, कलर में अगला स्टार बना के लिखेंगे स्कैंडियम से मैग्नीज तक, स्कैंडियम से मैग्नीज तक रंग, स्कैंडियम से मैग्नीज तक रंग गहरा होता जाता है, स्कैंडियम से मैग्नीज तक रंग गहरा होता जाता है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जबकि Fe से Zn तक, जबकि Fe से Zn तक रंग हल्का होता जाता है, जबकि Fe से Zn तक, जबकि Fe से Zn तक रंग हल्का होता जाता है, रंग हल्का होता जाता है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है। लिख लिया आप लोगों ने। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज द कलर, from scandium to manganese the color become darker due to increasing number of unpaired electron, but
but from iron to zinc, but from Fe to zinc, but from Fe to zinc, the color darkness will decrease, the color darkness will decrease due to decreasing number of unpaired electron, समझ में आ गया। और आखिरी स्टार बना के लिखेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण ही जिंक, कैडमियम तथा मरकरी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण ही जिंक, कैडमियम तथा मरकरी रंगहीन तत्व हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण ही जिंक, कैडमियम तथा मरकरी रंगहीन तत्व हैं। इंग्लिश में लिखेंगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर कलरलेस एलिमेंट। तो बच्चों ये था आज रंग के बारे में हम लोगों ने बात की, एटॉमिक साइज के बारे में हम लोगों ने बात की, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम लोगों ने बात की, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोगों ने 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको एक आध बार दोहराएंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप डाउट्स आते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपके पास में है ही, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, सर ये चीज़ समझ में है तो मैं उसको समझा दूंगा, या ऑफलाइन क्लास आपकी 3 से 5 आकर आप आकर के मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जिन बच्चों के अभी जो है फीस जमा नहीं हुई है उनको कह दिया है 10 तारीख तक आपको अपने जो है फ़ोन पे या पेटीएम, गूगल पे के जरिए आपको पेमेंट करना है, ताकि आपके आगे फर्दर कोड आपको मिलते रहें, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।